बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, एरिथ्रोपोयोसिस। तो बेसिकली एरिथ्रोपोयोसिस क्या है? एरिथ्रोपोयोसिस मीन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम स्टेम सेल्स फ्रॉम इमैच्योर स्टेम सेल्स इज कॉल्ड एरिथ्रोपोयोसिस। अब हम आरबीसीज की प्रोडक्शन को क्या कहेंगे? एरिथ्रोपोयोसिस। हमने हेमाटोपोसिस पढ़ा था कि हेमाटोपोसिस क्या चीज़ था? वो था फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम इमैच्योर स्टेम सेल्स। अब हेमाटोपोसिस में सारी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो रही थी, इसलिए हम उसको हेमाटोपोसिस कहते थे। और अब ये क्या है? एरिथ्रोपोयोसिस। तो एरिथ्रोपोयोसिस मीन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है। तो अब हेमाटोपोसिस में तीन तरह के सेल्स आते थे, एक था आरबीसी, दूसरा था डब्ल्यूबीसी और तीसरा था प्लेटलेट्स। ठीक है, ये तीन टाइप की सेल्स हेमाटोपोइसिस में आते थे। अब हम एक एक को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। पहले एरिथ्रोपोयोसिस को पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी किस तरह होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन, और इस तरह हम पढ़ेंगे प्लेटलेट की फॉर्मेशन। तो अब आरबीसीज की फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? एरिथ्रोपोयोसिस। ठीक है। और डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? ल्यूकोपोइसिस। ठीक है। और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को हम कहेंगे थ्रोम्बोपोइसिस। क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब आरबीसीज का दूसरा नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट। तो इसलिए हम इसको एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या था? ल्यूकोसाइट। तो इसलिए इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ल्यूकोपोइसिस। और इसी तरह प्लेटलेट को हम दूसरा नाम क्या कहते थे? थ्रोम्बोसाइट। तो इसलिए इसकी फॉर्मेशन को हम थ्रोम्बोपोइसिस कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं एरिथ्रोपोइसिस की। तो अब जो एरिथ्रोपोइसिस होती है ये मुख्तलिफ स्टेजेस में होती है। अब चिल्ड्रन में कहाँ पर होती है, एडल्ट में कहाँ पर होती है, और इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये कहाँ पर होती है। ठीक है। अब तीन स्टेजेस है ना। जब प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तो अंदर का जो पीरियड है वो उसको हम क्या कहेंगे? जब उसको हम कहेंगे इंट्रा यूटराइन लाइफ। जब यूटराइन के अंदर बच्चा हो तो उसको हम कहेंगे इंट्रा यूटराइन लाइफ। तो इस इंट्रा यूटराइन लाइफ में आरबीसीज की प्रोडक्शन कहाँ से होंगी और किस स्टेजेस में होंगी। इसी तरह हम चिल्ड्रन में फिर डिस्कस करेंगे कि चिल्ड्रन में आरबीसीज की प्रोडक्शन कहाँ से होंगी। और इसी तरह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे एडल्ट कि एडल्ट में आरबीसीज की प्रोडक्शन कहाँ से होंगी। तो अब आते हैं इंट्रायूटेराइन लैब में कि इंट्रायूटेराइन लैब में हम आरबीसीज की प्रोडक्शन किस तरह होती है और कहाँ से होती है। ठीक है। तो इंट्रायूटेराइन लैब के फर्दर 3 स्टेजेस है। एक है मेसोब्लास्टिक स्टेज, एक है हेपेटिक स्टेज, और एक है माइलाइट स्टेज। ठीक है। तो मेसोब्लास्टिक स्टेज इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर फिर ये 3 स्टेजेस हैं, मेसोब्लास्टिक, हेपेटिक एंड माइलाइट स्टेज। अब मेसोब्लास्टिक स्टेज में क्या है? मेसोब्लास्टिक स्टेज मीन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ यॉर्क सेक एंड एरिया वेस्कुलेसा। अब मेसोब्लास्टिक स्टेज में यॉर्कसेक का जो मेसोडर्म है उससे आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी एंड एरिया वेस्कुलेसा। एरिया वेस्कुलेसा मीन ये ब्लड वेसल का जो लेयर्स है इसको हम एरिया वेस्कुलेसा कहते हैं। मतलब ब्लड वेसल से इसकी फॉर्मेशन होगी और मेसोडर्म ऑफ यॉर्कसेक। तो मेसोब्लास्टिक स्टेज में किससे होगी? मेसोडर्म ऑफ यॉर्कसेक एंड एरिया वेस्कुलेसा, इससे आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। अब टाइम के लिहाज से ये कब होगी? अर्ली एम्ब्रियो अप टू 3 मंथ्स ऑफ फेटल लाइफ। जब बच्चा यूट्राइन के अंदर होता है तो अप टू 3 मंथ्स ऑफ फेटल लाइफ किस में होंगी? मेसोब्लास्टिक स्टेज में होंगी। ठीक है। 3 मंथ्स तक मेसोब्लास्टिक स्टेज से आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। और ये कहाँ से होगी? मेसोडर्म ऑफ यॉर्कसेक एंड एरिया वेस्कुलेसा। अब 3 मंथ तक इस जगह से आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। अब ये फेटल लाइफ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? हेपेटिक स्टेज। हेपेटिक स्टेज में कहाँ पर होंगी? लीवर एंड स्प्लीन में। ठीक है। हेपेटिक स्टेज में क्या होंगी? लीवर और स्प्लीन से आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। ठीक है। और ये कहाँ पर होंगे? आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ फेटल लाइफ। अब मेसोब्लास्टिक स्टेज 3 मंथ तक तो ये मेसोब्लास्टिक स्टेज से आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाएगा। अब 3 मंथ्स के बाद कौन सा स्टेज आएगा? हेपेटिक स्टेज, जहाँ पर लीवर और स्प्लीन आरबीसीज की प्रोडक्शन करेंगे। और ये कब स्टार्ट होगा? आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ फेटल लाइफ। इंट्रायूटेराइन लाइफ जो है वो 9 मंथ्स पे
टोटल 9 मंथ्स होते हैं। तो पहली 3 मंथ मेसोब्लास्टिक स्टेज से होगी, ये हम इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 मंथ्स के बाद हेपेटिक स्टेज में RBCs की प्रोडक्शन होगी। और हेपेटिक स्टेज में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है? लिवर एंड स्प्लीन इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये 3 मंथ्स के बाद आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ फेटल लाइफ हेपेटिक स्टेज में RBCs की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। दूसरा क्या है? माइलाइड स्टेज, ठीक है, तीसरा। तो माइलाइड स्टेज में कहाँ से होगी RBCs की प्रोडक्शन? बोन मैरो से, ठीक है। मेसोब्लास्टिक स्टेज में मेसोडर्म ऑफ यॉर्कसेक एंड एरिया वेस्कुलेसा से, हेपेटिक स्टेज में लीवर और स्प्लीन से, और माइलाइड में बोन मैरो से RBCs की प्रोडक्शन होगी। और ये कहाँ पर कब स्टार्ट होंगी? मिडल ऑफ फेटल लाइफ। अब मिडल कब आता है? मतलब 9 मंथ्स है, तो 9 मंथ्स को हम अगर 2 में डिवाइड करें तो ये तकरीबन बनते हैं 4.5 मंथ्स, लेकिन यूजुअली आफ्टर 4 मंथ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले 3 महीने मेसोब्लास्टिक स्टेज में, इसके बाद जो 3 महीने था वो फेटल लीवर और स्प्लीन में हो रहा था। और इस तरह ये हमने हेमेटोपोसिस का लेक्चर पढ़ा था कि ये लीवर और स्प्लीन से फिर जो स्टेम सेल है वो ट्रांसफ़र होते हैं बोन मैरो में। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी में भी स्टार्ट होगा। तो 4 या 4.5 मंथ के बाद क्या किससे होगा? बोन मैरो से RBCs की प्रोडक्शन होगी। और ये मिडल ऑफ फेटल लाइफ, मतलब 4 महीने या 4 महीने के 4.5 महीने के बाद RBCs की प्रोडक्शन कौन करवाएगा? बोन मैरो। और ये क्या है? माइलाइड स्टेज है। तो अब लोगों को ये समझ आ रही है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में 3 स्टेजेस होती है, मेसोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक एंड माइलाइड। मेसोब्लास्टिक स्टेज में मेसोडर्म ऑफ यॉर्कसेक एंड वेरिया वेस्कुलेसा से RBCs की प्रोडक्शन होगी। और ये कब स्टार्ट होगा? पहली 3 मंथ में इसी स्टेज से RBCs की प्रोडक्शन होगी। अब 3 मंथ के बाद, 3 मंथ की जब गुजर जाते तो लीवर और स्प्लीन RBCs की प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। इसको हम क्या कहेंगे? हेपेटिक स्टेज। इसी तरह 4 या मिडल ऑफ दी फेटल लाइफ, फेटल लाइफ के मिडल में कौन कहाँ से स्टार्ट होंगी? बोन मैरो से। अब बोन मैरो RBCs की प्रोडक्शन करवाएगा। अब आते हैं चिल्ड्रन में। ये तो हो गई इंट्रायूटेराइन लाइफ की, मतलब जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो वहाँ पर ये मुख्तलिफ जगहों से इसकी RBCs की प्रोडक्शन होंगी, ठीक है। अब दूसरा है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में कहाँ से RBCs की प्रोडक्शन होगी? तो चिल्ड्रन में होंगी ऑल बोन मैरो, ऑल बोन्स, रेड बोन मैरो, ठीक है। तो चिल्ड्रन में सारे बोन के अंदर RBCs की प्रोडक्शन होगी, लेकिन वो बोन्स जिसके अंदर रेड बोन मैरो हो, ठीक है, क्योंकि सारे बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो मौजूद नहीं होता। तो इसलिए वो बोन जिसके अंदर रेड बोन मैरो हो तो वो क्या करेगा? RBCs की प्रोडक्शन करवाएगा। ऑल बोन्स रेड बोन मैरो, मतलब जो बोन्स जिसके अंदर रेड बोन मैरो हो। और लीवर एंड स्प्लीन, और इसके साथ साथ लीवर और स्प्लीन में भी RBCs की प्रोडक्शन होगी। तो चिल्ड्रन में कहाँ पर होगी? ऑल बोन्स एंड लीवर एंड स्प्लीन, लेकिन ये ज़्यादातर बोन्स में होगा और इसका कुछ हिस्सा लीवर और स्प्लीन में भी होगा, ठीक है। अब आते हैं एडल्ट लाइफ में। तो एडल्ट लाइफ की कौन सी लाइफ को हम कहेंगे? आफ्टर 18 to 20 ईयर्स, ठीक है, इसको हम एडल्ट लाइफ कहते हैं। तो एडल्ट लाइफ में RBCs की प्रोडक्शन कहाँ से होगी? रेड बोन मैरो, ठीक है। अब ये ओनली रेड बोन मैरो पे इन्हिसार करेगा। सारी RBCs की प्रोडक्शन फिर रेड बोन मैरो से होंगी एडल्ट लाइफ में। चिल्ड्रन में ऑल बोन्स जिसके अंदर रेड बोन मैरो हो, ठीक है, एंड लीवर एंड स्प्लीन। ऑल बोन्स के अंदर RBCs की प्रोडक्शन होगी एंड लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है। इसी तरह एडल्ट में सिर्फ रेड बोन मैरो के अंदर ही RBCs की प्रोडक्शन होगी। फ़र्ज़ करें अगर RBCs रेड बोन मैरो ख़राब हो गया किसी का, तो अब जब रेड बोन मैरो ख़राब हो गया एडल्ट में तो RBCs की प्रोडक्शन कौन करवाएगा? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जब RBCs रेड बोन मैरो ख़राब हो जाएगा तो आपने आंसर करना है कि इसके अल्टरनेट जो एरिथ्रोपोइसिस है वो कौन करेगा? लीवर एंड स्प्लीन। तो फिर लीवर और स्प्लीन भी कुछ केस एक्सेप्शनल केसेस में इसकी एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा, मतलब इससे भी RBCs की प्रोडक्शन होंगी एक्सेप्शनल केसेस में, ठीक है। अब RBCs की प्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये RBCs की प्रोडक्शन कौन करवाता है? मतलब हमारी बॉडी को किस तरह पता चलता है कि हमारी बॉडी में RBCs की कमी है या RBCs ज़्यादा हो गई है?
आरबीसीज की प्रोडक्शन को कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए, ये कौन करवाता है? तो ये जो इसका जो मेन टारगेट है, जो मेन आर्गन है, जो ये चीज़ें डिटेक्ट करता है कि आया आरबीसीज ज़्यादा है, आरबीसीज कम है, तो ये कौन करवाता है? किडनी। ये हमारा किडनी करवाएगा। ठीक है। फर्ज करिए एक बोन है, तो बोन्स के अंदर यह क्या होंगे? ये है बोन मैरो। बोन मैरो क्या करवाएगा? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज करवाएगा। ठीक है, ये आरबीसीज, ये बोन मैरो से आरबीसीज की प्रोडक्शन होंगी और ये कितनी देर में होंगी? 2 to 3 वीक्स। 2 to 3 वीक्स में आरबीसीज की प्रोडक्शन होंगी। ठीक है। अब अगर आप लोगों का कुछ एमसीक्यूज या कोई क्वेश्चन पूछे कि आरबीसीज की प्रोडक्शन कितनी देर में होंगी, तो आप लोगों ने आंसर करना है कि 2 to 3 वीक्स में आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। ठीक है। अब ये आते हैं, अब ये कौन चीज़ है, किस तरह का चीज़ है, कौन सा हार्मोन है जो इसको मैसेज देता है बोन मैरो को कि आपने आरबीसीज की प्रोडक्शन करवानी है। ठीक है। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है किडनी। तो किडनी बेसिकली क्या करता है? किडनी मॉनिटर ब्लड वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब जो हमारा किडनी है वो क्या करता है? हमारे ब्लड की वॉल्यूम को मेजर करता है और इसके अंदर जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वालिटी को भी और क्वांटिटी को भी मेजर करता है। मतलब हमारी किडनी जो मेन आर्गन है, मेन अफसर है, किडनी जमूंग मेन आर्गन आगे तदा पता लगी कि ए जमूंग को बाड़े के ब्लड कम दे, ब्लड सेवा दे, आरबीसीज कम दे, आरबीसीज सेवा दी, दा टोटल कंट्रोल बसू कही दाबा किडनी के, टोटल कंट्रोल पावर हाउस पर दी सू की किडनी पे भी। ठीक है। टोटल ऑर्डर बदे किडनी ने जी बोन में होता कि आया था आरबीसीज प्रोडक्शन वका या मखवा। ठीक है। तो किडनी क्या है? किडनी मॉनिटर ब्लड वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है। अब अगर हमारे बॉडी के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन कम हो गई, ठीक है, तो किडनी से एक हार्मोन रिलीज होगा, इसको हम क्या कहेंगे? एरेथ्रोपोइटीन। ठीक है, सॉरी ये है एरेथ्रोपोइटीन, EPO। ठीक है, सही है। अब किडनी क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा, EPO, एरेथ्रोपोइटीन, जो कि किडनी से रिलीज होगा। जो ही वो किडनी से रिलीज होगा वो जाके बोन मैरो को मैसेज करवाएगा कि आपने आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है। ठीक है। अगर आरबीसीज की प्रोडक्शन हमारे बॉडी में ऑलरेडी पूरा है तो किडनी क्या करवाएगा? एरेथ्रोपोइटीन की जो प्रोडक्शन है वो कम करवाएगा ताकि हमारे पास ओवरबर्डन्स ना हो आरबीसीज की। ठीक है। तो एज नेसेसरी रिलीज हार्मोन एरेथ्रोपोइटीन, तो किडनी क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं एरेथ्रोपोइटीन। एरेथ्रोपोइटीन जाके बोन मैरो को मैसेज देता है कि आपने आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है। ठीक है। स्टिमुलेट्स बोन मैरो टू परफॉर्म एरेथ्रोपोयोसिस। एरेथ्रोपोयोसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है। व्हाट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज? तो आपने कौन सा आंसर करना है? आपने आंसर करना है कि एरेथ्रोपोइटीन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। सही है। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स है जो क्या करता है? एरेथ्रोपोइटीन को स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक हार्मोन है थायरॉक्सिन। सर्टन हार्मोन स्टिमुलेट्स EPO, एरेथ्रोपोइटीन लाइक थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो क्या करता है? थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन है इंक्रीज ATP प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, सो सेल नीड मोर ऑक्सीजन एंड आरबीसी। थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन क्या है? वो ATPs की प्रोडक्शन सेल में तेज़ करवाएगा। जब सेल्स के अंदर ATPs की प्रोडक्शन ज़्यादा होंगी तो सेल्स की ATP की प्रोडक्शन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होंगी, और ऑक्सीजन कौन लेके आएगा? कौन लेकर आएगा? ऑक्सीजन आएकर लेकर आरबीसीज ऑक्सीजन को लेकर आएगा। ठीक है। चिकला थायरॉक्सिन मेन कार्सर है दस अमुक सर ATP प्रोडक्शन पर सेल की सेवा कई। ATP प्रोडक्शन सेवा कई न ATP प्रोडक्शन न पर मुंग तब ऑक्सीजन ज्यादा पकार हुई, ची ऑक्सीजन ज्यादा पकार हुई न ऑक्सीजन मुंग कम सेल्स रवड़ी दबाड़े हर आर्गन ऑक्सीजन सूख रवड़ी आरबीसीज रवड़ी, ऑक्सीजन ज़्यादा पकार मतलब मुंग ता आरबीसीज ज़्यादा पकार दी, आरबीसीज ज़्यादा पकार शू ठीक शू न मुंग तरबा एरेथ्रोपोइटीन में सेवा आरबीसीज प्रोडक्शन शुरू कई। ठीक था। पोस्ट होता थायरॉक्सिन में सेल के थायरॉक्सिन में ATP प्रोडक्शन द सेल सेवा कई, कल ATP प्रोडक्शन द सेल सेवा कई नु सेल्स तब जरूरत होती द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शो करोड़ी आरबीसीज तो डेफिनेटली क्या होगा? आरबीसीज की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी थायरॉक्सिन की ज़्यादा होने से।
ठीक है। अब मेल के अंदर एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन थायरॉक्सिन को स्टिमुलेट करता है। थायरॉक्सिन क्या करता है, ईपीओ एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट करते हैं। और जब एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। जो मतलब जब जो ईपीओ ज़्यादा होगा तो आरबीसीज की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, ईपीओ कम होगा तो आरबीसीज की प्रोडक्शन भी कम होगी, ठीक है। तो अब मेल के अंदर एक हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, थायरॉक्सिन को स्टिमुलेट करता है। और थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन क्या था, एटीपीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, ठीक है। एटीपीज़ को प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, तो एटीपीज़ की प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ होती है तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है और आरबीसी, तो इसीलिए ईपीओ भी इंक्रीज़ होगा एरिथ्रोपोइटिन। और जब एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज़ होगा तो इसलिए तो हमारे साथ आरबीसीज की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती जाएंगी, सही है। दैट्स वाई मेल हैव मोर आरबीसीज। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि मेल्स के अंदर क्या है, आरबीसीज ज़्यादा होती है और फीमेल के अंदर आरबीसीज कम होती है। तो आपने क्या आंसर करना होगा, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछे आप लोगों से कि वाई मेल हैव मोर आरबीसीज देन फीमेल, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर आंसर करना होगा कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होती है तो इसलिए वो थायरॉक्सिन को स्टिमुलेट करवाएगा। और थायरॉक्सिन फिर क्या करेगा, ईपीओ की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएगा। तो इसलिए मेल के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा होंगी, किस वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, क्योंकि ये हार्मोन फीमेल में नहीं होती और मेल के अंदर होती है। तो वो थायरॉक्सिन को स्टिमुलेट करता है, थायरॉक्सिन फिर ईपीओ को एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट करवाता है, इसलिए आरबीसीज की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, सही है। अब दूसरा क्या चीज़ है, ब्लड डोपिंग। व्हाट इज ब्लड डोपिंग, ब्लड डोपिंग मीन पर्पसफुल ड्राइंग अ ब्लड 2 वीक्स बिफोर एथलेटिक इवेंट। जब हम जानबूझ के अपना खून निकालते हैं 2 वीक्स बिफोर एन एथलेटिक इवेंट। एथलेटिक इवेंट मीन जब हमारा कोई मतलब या मंड मुकाबले हुई या जमूंगी से बल सके फुटबॉल गेम हुई या सदी मंडी वाले गेम हुई चिपाई की जमूंग मंड हुई या ऑक्सीजन वगैरह देर ज़्यादा यूज़ की गई ना आगे इवेंट एथलेटिक इवेंट मख की दा कसान सो की दो ब्लड डोनेट की, ठीक है, दो ब्लड डोनेट की दसरा बारा आफ्टर तो ब्लड रिप्लेनिशेस शॉर्टली बिफोर इवेंट ब्लड इज गिवन बैक। तो क्या होगा, 2 वीक्स पहले उन्होंने अपना ब्लड डोनेट करवाया था। तो जब ब्लड उन्होंने डोनेट करवाया तो नया तो बना, मतलब बॉडी को तो नए नी की ज़रूरत होगी तो बॉडी ज़रूर नया ब्लड बनवाएगा। अब एक इवेंट है, ठीक है, एक इवेंट है 15 तारीख को, ठीक है, 15 तारीख को एक इवेंट है, मतलब नमंड मुकाबले था उस उर्दू की जैसे सवा खुदा खबर नमंड मुकाबले भी कना नु पागी के दस शिकार भी ची हर सड़े थान तैयार है यार जमा स्टेमिना सेवा भी और जो ज़्यादा मंड हुआ जमा सारा मात नशी, ठीक था। 15 तारीख मानी यो इवेंट रवान दे, ठीक था, द मंड मुकाबला रवान है द एथलीट्स ने कम चीज़ उखियार एथलीट्स भी अगर पर पर्पसफुल ड्राइंग अ ब्लड 2 वीक्स बिफोर एथलेटिक इवेंट 2 वीक मख की दा खपल ब्लड ने दा सेलेक्शन ब्लड रिमूव की, सही दा लेक्शन ब्लड दसान उबासी डेर ना लेक्शन ब्लड दसान उबासी जिकला ब्लड दमक बाड़े की कम शो ऑटोमेटिकली बा किडनी दा मॉनिटर कई आया ब्लड खुद हमको बॉडी कम शे दे दे नूर ईपीओ इंक्रीज कई ईपीओ प्रोडक्शन में ज़्यादा कई ईपीओ प्रोडक्शन ज़्यादा की नो क्या बगेगी आरबीसीज प्रोडक्शन में सेवा की नो से चलो शी 2 वीक मख के दे खपल विना वर्की नो द इवेंट मख के तकरीबन डेट का फ़र्ज का इवेंट 15 तारीख दे 1 डेट मानी खपल ब्लड लक्षण थी लॉस की, ठीक था। नो हाँ बॉडी तकरीबन 13-14 डेट था न्यू आरबीसीज प्रोडक्शन कराई देखा कि बॉडी तो आरबीसीज कम हुई, ठीक था। द वोली कई पर्पसफुल ड्राइंग अ ब्लड 2 वीक्स बिफोर एथलेटिक इवेंट। तो क्या होगा, ब्लड रिप्लेनिशेस शॉर्टली, ब्लड अपने आप को रिकवर करेगा बिफोर इवेंट, इवेंट की शुरुआत से पहले पहले वो ब्लड ऑफ को अपनी आप की वॉल्यूम को रिकवर करेगा, कवर अप करेगा। ब्लड इज गिवन बैक, अब क्या है, ब्लड इज गिवन बैक, जो ब्लड लॉस हुआ था वो बैक हुआ था और किससे
डोप विद ओन ब्लड, अपनी ही ब्लड से वो दोबारा फिर वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। मतलब अब पहले कम था, उसने डोनेट किया था, अब 2 वीक्स तक क्या थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आरबीसीज की प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा, 2 to 3 वीक्स। तो 2 to 3 वीक्स में नई आरबीसीज बनेंगे, ठीक है। अब क्या, डोप विद ऑन ब्लड, तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि अब जब नए आरबीसीज बनेंगे, हर नवेसिस ची कना खा कारके गन जिकम जोर शीज भी अगा खराब हुई, जिकम नवेसिस भी अगा टिक टाक करके अगा बेटर क्वालिटी माने कारके। तो अब इसका एडवांटेज क्या है, ये क्यों लोग इस तरह ब्लड डोपिंग करवाते हैं, तो ये क्या है, ग्रेटर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब जब नए आरबीसीज बनेंगे तो इसकी अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो मोर स्टेमिना, तो अब इस बंदी के अंदर स्टेमिना ज़्यादा होगा, उसका सांस ज़्यादा फूल नहीं रहा होगा बनिस्बत दोनों दूसरों की, ठीक है। क्योंकि इसकी आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा है, आरबीसीज की प्रोडक्शन नया भी है, जब नया भी है तो इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन हमारी हर एक सेल को पहुँचे तो हमारा स्टेमिना फिर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की, एरिथ्रोपोइसिस की कितनी स्टेजेस है। अब समझ आ गई। अब मैं दोबारा थोड़ा सा एक रिव्यू देना चाहता हूँ आप लोगों को कि एरिथ्रोपोइसिस क्या था। एरिथ्रोपोइसिस था फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज के प्रोडक्शन को ल्यूकोपोइसिस, प्लेटलेट के प्रोडक्शन को थ्रोम्बोपोइसिस। अब इसकी 3 स्टेजेस थी कि आरबीसीज की प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर, इंट्रायूटेराइन लाइफ में कहाँ से होती है, चिल्ड्रन में, एडल्ट में, ठीक है। इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर फिर 3 स्टेजेस थी, मेसोब्लास्टिक, हेपेटिक, माइलैड। मेसोब्लास्टिक स्टेज में मेसोडर्म अपियोक्सेक्स एंड एरिया वेस्कुलोसा, इससे प्रोडक्शन हो रहा था। और ये अर्ली एम्ब्रियो ऑफ 3 मंथ्स ऑफ फेटल लाइफ, ठीक है। फेटल लाइफ की पहले जो 3 मंथ थी, इससे मेसोब्लास्टिक स्टेज की फॉर्मेशन होगी। अब हेपेटिक स्टेज में लीवर और स्प्लीन से होगा, और ये आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ फेटल लाइफ, ठीक है। टोटल 9 मंथ्स होते हैं, पहले 3 मंथ्स में मेसोब्लास्टिक, बाद में हेपेटिक, और इसके दरमियान में भी अब माइलैड स्टेज में बोन मैरो से होगा। ये अब हम यूट्राइन इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फिर बोन मैरो से होगा, और ये कहाँ कब स्टार्ट होगा, मिडल ऑफ फेटल लाइफ में, मतलब फेटल लाइफ के दरमियान में ये स्टेज स्टार्ट होगा, मतलब बोन मैरो से आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी। और चिल्ड्रन में आल बोन से होगी, जिस बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होगा, और लिवर और स्प्लीन से भी होगी। इसी तरह एडल्ट में सिर्फ रेड बोन मैरो से होगा, ठीक है। और अगर रेड बोन मैरो हमारा ख़राब हो जाए, तो कुछ एक्सेप्शन केस इस तरह भी कि तो फिर क्या होता है, और लिवर और स्प्लीन भी आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाएगी, क्योंकि ये एक्ट एज अ रिजर्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि बॉडी को किस तरह पता चलता है कि हमें ब्लड की ज़रूरत है। तो ये एक अर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, किडनी है। तो किडनी क्या करवाएगा, हमारे ब्लड को मॉनिटर करवाएगा कि हमारे बॉडी में ब्लड कम है या ज़्यादा है। तो ये एक हार्मोन सीक्रेट करेगा, इसको हम क्या कहेंगे, एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट करवाएगा, और बोन मैरो से कहेंगे कि आप आरबीसीज के प्रोडक्शन ज़्यादा करवा दें। और ये टाइम कितना लगेगा, 2 to 3 वीक्स, ठीक है। अब सर्टन हार्मोन्स हमारी बॉडी में है जो कि क्या करते हैं, ईपीओ एरिथ्रोपोइटीन की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। इसमें क्या था, थायरॉक्सिन था। थायरॉक्सिन एटीपी प्रोडक्शन ऑफ सेल्स ज़्यादा करता था। तो इसलिए जब एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो इसलिए सेल्स को ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और ऑक्सीजन के लिए आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़रूरी है। तो क्या होगा, आरबीसीज की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती जाएंगी थायरॉक्सिन की वजह से। मेल के अंदर एक हार्मोन है, क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन थायरॉक्सिन को स्टिमुलेट करवाएगा, थायरॉक्सिन ईपीओ को, और ईपीओ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ज़्यादा करवाएगा। ब्लड डोपिंग वो चीज़ था जब हम पर्पसफुल ड्राइंग ब्लड 2 वीक्स बिफोर एथलेटिक इवेंट। तो क्या है, ब्लड अपने आप को रिप्लेनिश करवाता है शॉर्टली बिफोर इवेंट से पहले अपने आप को कवर करता है। ब्लड इज गिवन बैक, अब बॉडी में ब्लड पूरा हो गया। डोप विथ ऑन ब्लड, अपनी ही ब्लड थी, बंदा डोप्ड हो गया, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या थी कि जब नए आरबीसीज बनेंगे तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो इसलिए बंदे का स्टेमिना भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या होगा, स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। थैंक यू क्लास। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।